कमलनाथ जी की एक बात मैं आपको याद दिलाता हूं, चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि हमारा मुकाबला बीजेपी से नहीं है, हमारा मुकाबला बीजेपी के संगठन से है। मऊगंज की 8 विधानसभा सीटों में एक सीट पर इस बार कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया है। के प्रति विकास की एक तड़प कहूंगा मैं, वो भी अक्सर यही शब्द यूज करते हैं, तड़प है उनके। केवल बहुजन समाज पार्टी 8 में से 3 विधानसभा सीटों में अपनी जमानत बचा पाई। सिद्धार्थ तिवारी ने जब चुनाव लड़ा, अपनी पार्टी छोड़ी, तो बहुत सारे अटकलें लगी। कोई कह रहा था कि ये गलत बात है, कोई कह रहा था कि इनके साथ अन्याय हुआ, लेकिन एक तबका और था जो ये कह रहा था कि अगर सिद्धार्थ तिवारी भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव हार जाते हैं तो इनकी राजनीति यहीं पर खत्म हो जाएगी। नारायण सिंह जी से सवाल पूछा था कि आपने पिछली बार मुख्यमंत्री के रहते हुए एक सभा में कहा था कि ये आखिरी चुनाव है, अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए, और बड़े हंसमुख व्यक्ति हैं और खिलखिला के हंसते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा था, ये बात अपनी जगह सही है, लेकिन अगर पार्टी को ये लगता है कि मैं ही एक बेहतर उम्मीदवार हो सकता हूं और पार्टी मुझे मैदान में उतारना चाहती है। पटेल का भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था, खुद किया था, भोपाल पहुंचे थे, भोपाल तक पहुंचे थे और कहा था कि प्रत्याशी बदलिए, ये प्रत्याशी नहीं चलेगा। नरेंद्र प्रजापति एक ऐसे नेता, इतने सामान्य नेता हैं कि वो मोटरसाइकिल से लेकर अपनी 100 सीसी की एक मोटरसाइकिल, ब्रांड का मुझे याद नहीं है, वो लेकर घुमा करते थे और लोगों से मुलाकात करते थे, सेल्फी लेते थे खुद से, और वही सेल्फी वो फेसबुक पे पोस्ट करते थे कि आज फलाने गांव में जाकर इनसे मिला। इस कदर के। नमस्कार, मैं हूं निशान मिश्रा और आप सभी रीवा स्टोरी मीडिया देख रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी बहुत ही भारी सीटों से जीती है और कांग्रेस की पराजय हुई है। अब आज हम जानेंगे कि रीवा और मऊगंज विधानसभा बार हम बात करेंगे कौन सी विधानसभा में कांग्रेस की प्रत्याशियों की हारने की वजह क्या प्रमुख रही है, क्योंकि जैसे कि सभी चैनल का एग्जिट पोल आया था तो लगभग 3 से 4 सीट बीजेपी की बताई जा रही थी, 3 से 4 सीट ही ऐसे ही कांग्रेस की, और एक आध सीट में बहुजन या फिर अदर पार्टियों की पकड़ बताई जा रही थी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो सभी प्रत्याशियों ने कमाल कर दिखाया है। हमारे साथ प्रिंट मीडिया के पत्रकार और डिजिटल मीडिया में भी इन्होंने झंडे गाड़े हैं, अभिषेक भैया है हमारे साथ। तो भैया, तो पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद निशांत। और आप लोग लगातार चुनाव को कवर करते रहे हैं। आपने कहा कि क्या कारण रहा है कि जिस तरह से मीडिया में चीजें आई कि अब बदलाव हो सकता है, ऐसा कहा गया बहुत सारे मीडिया क्या थोड़ा सा तो इस पर बात करें तो देखिए कि एग्जैक्टली क्या कारण था कांग्रेस पार्टी के सभी निर्वाचन नहीं हो पाया सभी प्रत्याशियों का, वो तो उनके मंथन का विषय है। हम लोग यहाँ पर चर्चा ये कर सकते हैं कि कैसे कैसे फैक्टर बने कि जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। देखिए, जब चुनाव के पहले मैंने एक जगह कहीं पर कहा था कि ये विंध्य क्षेत्र जो है भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, इसलिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक जो मजबूत वोट बैंक है, ज्यादा बात नहीं करता है, वो केवल वोट करता है, तो उसका साफ साफ असर देखने को मिला है। दूसरी चीज है, जैसे आपने भी बहुत जगह बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों में आपने भ्रमण किया, ग्राउंड लेवल भ्रमण किया, मैंने जितना भ्रमण किया, तो हमें कहीं ना कहीं परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन की बात भी देखने को मिली थी। सत्ता परिवर्तन की बात देखने को मिली थी। ऐसा बहुत सारे लोग मिले थे जो ये कह रहे थे कि इस बार परिवर्तन होगा। तो ऐसा नहीं है कि उसका असर नहीं मिला, उसका खूब असर देखने को मिला। बहुत सारी ऐसी विधानसभाएं हुई हैं जहां पर 2000 या 3000 वोटों से हार जीत हुई है जी। एक विधानसभा में 600 वोटों से हार जीत हुई है जी। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो मार्जिन है वो तो कम हुआ है। तो जो सत्ता परिवर्तन की बात रही है, उन लोगों ने भी वोट किया, लेकिन जो वोट प्रतिशत है वो ज्यादा रहा भारतीय जनता पार्टी के साथ। और एक सीट पर इस बार रीवा और मऊगंज की 8 विधानसभा सीटों में एक सीट पर इस बार कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया है, और ये कांग्रेस के लिए प्लस ही बात है, क्योंकि पिछली बार 8-0 का मुकाबला रीवा मऊगंज की 8 विधानसभा सीटों में रहा है। जैसा कि भैया, इस बार बीजेपी ने एक दांव खेला था, ये जो सांसद थे इनको विधानसभा में उतारा, बिंद के लगभग 7 सांसदों को उतारा था, जिसमें 2 सांसद असफल रहे हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते और ये गणेश सिंह। तो और दूसरी ये जो, क्या आपको लगता है ये जो लाडली बहना फैक्टर है, ये भी क्या काम की है ग्राउंड लेवल?
देखिए, जैसे सांसदों की बात पहले करते हैं, मध्य प्रदेश के 7 सांसदों को उतारा गया था और जिसमें से विंध्य क्षेत्र की अगर हम बात करें, रीवा संभाग की बात करें, तो यहाँ से 2 सांसद उतरे थे। एक तो सतना संसदीय क्षेत्र के सांसद गणेश सिंह थे, जिन्हें सतना विधानसभा सीट से टिकट दी गई थी जी। बड़े कद्दावर नेता हैं, मैंने पहले भी कहा था, और ओबीसी का एक बहुत बड़ा चेहरा है। 4 बार के सांसद रह चुके हैं, मतलब अच्छा खासा उन्होंने अपना बैकग्राउंड बनाया है और उनका केंद्रीय स्तर पर भी, अपने संगठन के स्तर पर भी अच्छी पकड़ और पहचान है दिल्ली में। तो उन्हें उतारा गया था सतना से और सीधी से उतरी थी रीति पाठक, जो अजय सिंह राहुल को जिन्होंने चुनाव हराया था। भले ही मोदी लहर में उन्होंने हराया हो, कहने वाले ये भी कहे, लेकिन अब जब परिणाम आया है और इतनी बड़ी मार्जिन से उन्होंने चुनाव जीता है, लगभग 30,000 प्लस से उन्होंने चुनाव जीता है अपने सीधी विधानसभा क्षेत्र से, तो ये कहीं ना कहीं एक रीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और उन लोगों के लिए करारा तमाचा है, करारा जवाब है कि वो केवल चुनाव जीती हैं मोदी जी के लहर से, उनका खुद का बैकग्राउंड कुछ नहीं है। तो इस बार रीति ने यह भी साबित कर दिया है। अब बड़ी बात ये देखिए आप कि कल जितने भी सांसदों ने चुनाव जीता है, 7 में से 9 में से 7 में से 5 सांसद जीते हैं। 5 सांसद जीते हैं, हाँ, 7 में से 5 सांसदों ने चुनाव जीता है। उन्होंने अब अपना इस्तीफा दे दिया है, कल की खबर है ये। तो अब रीति पाठक के लिए जो कही जा रही हैं बातें वो ये हैं कि कहीं ना कहीं अगर रीति पाठक इस तरह से मजबूत नेता के रूप में सामने आई हैं, तो हो ये भी सकता है कि संगठन उन्हें महिला कोटे से कैबिनेट में भी जगह दे दे, तो ये एक बहुत बड़ी चीज हो जाएगी उनके लिए। वहीं दूसरी ओर जो गणेश सिंह सांसद चुनाव हारे हैं, वो वहां के जो ऐसा समीकरण बन गया था, बहुजन समाज पार्टी से एक रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा, जो कि कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं और यंग नेता है, बिल्कुल पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा। लगातार भारतीय जनता पार्टी से वो ये चाह रहे थे कि काम कर रहे थे कि मुझे प्रत्याशी बनाया जाएगा। जब उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया गया तो उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया। कांग्रेस की ओर से वहां शिवा, क्या नाम है उनका, डब्बू जी, सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू, वहां से प्रत्याशी रहे हैं। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला कुछ जैसा हो गया था। सतना से गणेश सिंह का जो चेहरा है वो बेशक बहुत बड़ा चेहरा था, लेकिन कहीं ना कहीं इतने शासन के बाद, इतने लंबे शासन के बाद, लगातार जनप्रतिनिधि रहने के साथ थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी आई गणेश सिंह के लिए। जातिगत समीकरण ऐसे हो गए थे सतना के कि उन्हें गणेश सिंह साध नहीं सके और लगभग 6-7 हजार वोट से चुनाव हारे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि शिवा जो हैं, रत्नाकर चतुर्वेदी, वो एक ब्राह्मण कैंडिडेट के रूप में बहुजन समाज पार्टी से उतर गए, तो और कुशवाहा समाज की तरफ से बड़े नेता वो भी माने जाते हैं, सिद्धार्थ वो भी थे, और ये भी गणेश सिंह तो हैं ही बड़े नेता अपने पूरे जिले के। तो 3 बड़े अलग अलग तरह के नेता जुड़े, अलग अलग पार्टियों के वोट मिले। 30-32 हजार वोट अगर शिवा को मिलते हैं तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा नुकसान गणेश सिंह को हुआ और उन्होंने 6,000 वोट से 7,000 वोट के आसपास से वो चुनाव हार गए हैं। लेकिन अभी तो लोकसभा का चुनाव है तो उन्हें फिर से मौका मिलेगा। तो फिर से मौका दे सकती है पार्टी? बिल्कुल पार्टी उन्हें मौका देगी, क्योंकि उनका चेहरा अभी भी मजबूत है। दूसरी आपने बात कही थी लाडली बहना की, तो लाडली बहना तो ये प्रदेश भर के लिए एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। निश्चित तौर पर लाडली बहनों का मेरा जहां तक ख्याल है कि खूब असर पड़ा है। और रीवा का जिस इलाके में हम बैठे हैं, ये तो पूरा इलाका, अगर रीवा शहर की विधानसभा को छोड़ दिया जाए और सतना की शहरी विधानसभा को छोड़ दिया जाए, तो सभी विधानसभाओं में महिलाओं का जो प्रतिशत रहा है, वोट प्रतिशत बढ़ा है, वो बहुत बढ़ा था और वो बहुत चर्चाओं में रहा है। और उसके पीछे अलग अलग तर्क दिए जा रहे थे। कुछ लोग ये कह रहे थे कि इस क्षेत्र के लोग पलायन ज्यादा करते हैं नौकरी के लिए, वो आ नहीं पाए थे, इसलिए महिलाओं ने ज्यादा। अच्छा अभिषेक भैया, एक फैक्टर और काम किया, जो बीजेपी का बूथ लेवल पे जो कार्यकर्ता काम करते हैं, जो उनकी योजनाएं हैं ये सही व्यक्ति तक पहुंचाने, ये भी कुछ फैक्टर काम किया है बहुत। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा ही जाता है कि उनका जो संगठन है वो कार्यकर्ताओं पर बेस्ड संगठन है जी। उन्हीं की, कमलनाथ जी की एक बात मैं आपको याद दिलाता हूं, चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि हमारा मुकाबला बीजेपी से नहीं है, हमारा मुकाबला बीजेपी के संगठन से है। तो निश्चित तौर पर जो तमाम राज्य की और केंद्र की योजनाएं थी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि हम चुनाव हो या ना हो हमारी तैयारी जारी रहती है, वो हमें संगठन में दिखता है, उसका असर। अभिषेक भैया, अब हम लौटते हैं रीवा और मऊगंज विधानसभा के हर विधानसभा में थोड़ा चर्चा करते हैं। पहले तो रीवा में, जिसको बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, विकास पुरुष राजेंद्र शुक्ला जी हैं, जो कि मंत्री भी बनाए गए थे कुछ महीने पहले चुनाव से। क्या कहेंगे, रीवा में कौन से ऐसे फैक्टर आए जो मंत्री जी को दोबारा चुनाव जिता दिए? देखिए, मंत्री जी के पास सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो उनका स्वभाव,
उनका विकासवादी रवैया जी। और रीवा के प्रति विकास की एक तड़प कहूंगा मैं, वो भी अक्सर यही शब्द यूज करते हैं, तड़प है उनके अंदर विकास करने की। आप देखिए कि चुनाव जीतने के बाद वो दूसरे दिन से ही लग गए हैं कि एयरपोर्ट का काम, हाँ, कौन कौन सी योजनाएं बची हैं, एयरपोर्ट का कितना काम बचा है, नवनिर्मित जो बाजार है, सब्जी मंडी है, उसके कितने काम बचे हुए हैं। उन्होंने ये पेवर्स ब्लॉक और ये जो रतहरा से चुरहटा वाली रोड है, इसके लिए तमाम रिवर फ्रंट के लिए वो जाकर देख लें, रतहरा में जो तालाब का सौंदर्यीकरण हो रहा है। तो कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि उनका जो विकासवादी रवैया रहा है और उनका जो सरल स्वभाव है, कभी भी इतने सालों में मंत्री रहते हुए, लगभग 20 साल तो पूरे हो गए हैं विधायक मंत्री रहते हुए, एक भी ऐसे विवाद में डायरेक्ट रूप से कभी वो सामने नहीं आया कि किसी को गलत बयानी कर दी हो, किसी के लिए ऐसा विवादित कुछ बयान दे दिया हो, कभी ऐसे खुलकर सामने नहीं आए। तो इसका उन्हें भरपूर लाभ मिलता है और रीवा जिले की रीवा विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होती है। लेकिन इस बार उन्हीं के एक समकक्ष कांग्रेस ने भी एक प्रत्याशी उतारा था, वो भी एक सफल कारोबारी है, और चूंकि कारोबारी है इसलिए उनका भी कभी ऐसे विवादों में नाम नहीं रहा है, राजेंद्र शर्मा जी का। तो ऐसा माना जा रहा था कि राजेंद्र शर्मा उन्हें कड़ी टक्कर देंगे, और एक हिसाब से उन्होंने जिस तरह से चुनाव लड़ा है वो राजेंद्र शर्मा जी के लिए और राजेंद्र शुक्ल के सामने उतनी ही टक्कर पर्याप्त है। 56,000 के आसपास वोट उन्हें मिले हैं राजेंद्र शर्मा को, और 76 या 77,000 के वोट राजेंद्र शुक्ला को मिले हैं। तो जीत का सबसे बड़ा कारण राजेंद्र शुक्ला स्वयं है, इस क्षेत्र के बड़े नेता हैं, और इस बार तो और बड़े नेता के रूप में सामने आएंगे, ऐसा मुझे लगता है जी। अच्छा, बात की जाए इस विधानसभा जो हुआ है, इसमें सबसे हॉट सीट बनी रही सिमरिया में, जिसमें काफी विवाद भी सामने आए, सुंदरिया जो कांड हुआ और तमाम ईडी का छापा जो अभय मिश्रा जी ने बताया, और लास्ट में ये कहा जा रहा था कि अभय मिश्रा ही वहां से टक्कर में है, जीतेंगे, और लास्ट में उन्होंने कांग्रेस को सफलता दिला दी। क्या कहेंगे, इसमें क्या फैक्टर रहे हैं? सिमरिया का विवाद पिछले 3-4 सालों से चल रहा है जी। सिमरिया को विवादित सीट ये सुनियोजित बनाया गया कि बाद में बनाया गया, ऐसा विवादित सीट वो हमेशा रही है। पिछले 5 सालों से आप अगर उसका सिमरिया की बात करें तो लोगों सबसे ज्यादा अगर चर्चाओं में भी रही है ना, तो सिमरिया विधानसभा सीट रही है जी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के वोटों की बात करें तो कितने कम वोट का अंतर रहा है। अगर इतना ही विवाद रहा या इतने ही यहाँ के जो विधायक रहे हैं केपी त्रिपाठी विवादित रहे हों, तो उन्हें इतने वोट कैसे मिले? ये बहुत बड़ा प्रश्न है जी। अगर अभय मिश्रा जी उन्हें ये कहते हैं कि उनका मतलब इस तरह से रवैया रहा है कि सबसे बड़े जो आरोप उनके ऊपर लगते हैं कि गलत तरह से लोगों से बिहेव करना, किसी के खिलाफ एफआईआर करवा देना, किसी की मतलब नुकसान करवाना, ये ज्यादातर उनका फोकस रहा है। ऐसा आरोप केपी त्रिपाठी के खिलाफ लगते रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को जो वोट मिले हैं उससे ये बातें थोड़ी सी कम होती हैं, क्योंकि लगभग बराबर वोट मिले हैं और 637 वोट से केवल जीत हुई है अभय मिश्रा जी की। तो अभय मिश्रा भी उनके लिए जो प्लस पॉइंट रहा मैं वो बता देता हूं। उनका जो चुनाव लड़ने का एग्रेसिव तरीका है, वैसा चुनाव जूझ कर उन्होंने लड़ा है और हर कोई ये जानता है। दूसरा बड़ा कारण ये रहा है कि वो जिस तरह से विवादों का थोड़ा बहुत उन्हें लाभ मिला, और वो ये बताने में जनता को थोड़ा बहुत सफल हुए कि इनके क्षेत्र में मतलब कि केपी त्रिपाठी के शासनकाल में उतनी बेहतर चीजें नहीं हुई हैं, विकास कम हुआ है और मैं और ज्यादा विकास कर सकता हूं। सिमरिया के लोग अक्सर ये कहते भी रहे हैं कि सिमरिया में जो विकास कार्य हुए हैं वो अभय मिश्रा के शासनकाल में हुए हैं। लेकिन केपी त्रिपाठी एक बेहतर नेता के रूप में भी सामने आए हैं, क्योंकि उनका जो वोट प्रतिशत दोनों का बराबर है, 637 वोट कुछ नहीं है विधानसभा सीट में जीत या हार के लिए। क्योंकि भैया सिमरिया में बड़े बड़े नेताओं का दौरा भी रहा, योगी आदित्यनाथ जी आए, जेपी नड्डा जी आए और मोदी जी भी आए। तमाम बड़े नेताओं का दौरा होने के बाद भी त्रिपाठी जी को जीत नहीं दिला पाए। हाँ, बिल्कुल जीत नहीं दिला पाए। देखिए, सिमरिया सीट पहले से भी जब टिकट का वितरण होने वाला था, बंटवारा होने वाला था, तभी ये कहा जा रहा था कि केपी त्रिपाठी की टिकट कटने वाली है। तो एक बात तो साफ है कि जो संगठन है उसे ये लगा था कि सिमरिया की सीट उतनी ठीक है नहीं, उनका सर्वे उतना अच्छा था नहीं। यही कारण है कि तमाम बड़े नेता, चाहे वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री हों, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हों फायर ब्रांड नेता और स्टार प्रचारक यूपी के
भारतीय जनता पार्टी के। तो उनके आने से असर ये पड़ा ना कि वोटों का जो हार का अंतर था कम हो गया, वो बहुत कम हो गया, वो ना के बराबर हो गया। अगर 600-700 वोट और मिल जाते तो चुनाव जीत सकते थे। तो ये है उनके आने से इतना प्रभाव पड़ा है जो मुझे लगता है। बाकी तो बहुत सारी चीजें कही जाएंगी कि उनके आने के बाद भी क्यों हार। राजेंद्र शुक्ला जी का एक इंटरव्यू भी है, उसमें राजेंद्र शुक्ला जी ने अभय मिश्रा को बंदर की संज्ञा दी है कि इतना बंदर उछल कूद नहीं करता जितना अभय मिश्रा जी ने किया। एक किसी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि पिछले 2-3 महीने से एक बंदर जो उछल कूद कर रहा है। तो ठीक है, वो तो चुनावी और उनके आरोप प्रत्यारोप है, वो चुनावी सभा शायद कर रहे थे। इसमें भैया एक समीकरण बिगाड़ना, इस बार 8 विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी ने सभी का समीकरण बिगाड़ रखा था। सिमरिया में पंकज पटेल, हाँ सिमरिया, बिल्कुल सिमरिया और सहित पूरे 8 विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें और हम जो वोट प्रतिशत मिले हैं उनको आधार बनाकर बात करें, तो सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि दोनों जिलों की 8 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये 3 पार्टियां थी जो चुनाव लड़ रही थी और जिनके लिए लग रहा था कि इन्हें वोट ठीक ठाक मिलेगा। चौंकाने वाले परिणाम ये सामने आए हैं कि केवल बहुजन समाज पार्टी 8 में से 3 विधानसभा सीटों में अपनी जमानत बचा पाई है। आप ये सोचिए कि वो पार्टी जो यहां से विधायक देती थी, वो केवल 3 ऐसी सीटें हैं जिनमें से एक सिमरिया है, एक सिरमौर है और एक देवतालाब है। ये 3 विधानसभा सीटें जहां से उनकी जमानत बच पाई है। वहीं दूसरी ओर अगर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी की बात करें तो इनकी 8 में से कहीं भी कोई प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा सका है। तो बहुजन समाज पार्टी की जो आपने बात कही कि इन्होंने समीकरण बहुत बिगाड़ा है, तो भले ही ये उस तरह से फाइट में ना रहे हों, लेकिन पर्याप्त समीकरण बिगाड़ने के लिए ये काफी रहे हैं। चाहे वो सिमरिया में आप देख लीजिए, चाहे वो सिरमौर में आप देख लीजिए, देवतालाब में देख लीजिए, त्योंथर में देख लीजिए। त्योंथर में भारतीय बहुजन समाज पार्टी ने खूब समीकरण बिगाड़ा है, नहीं तो परिणाम कुछ और भी हो सकते थे। बीजेपी से बागी प्रत्याशी थे, बहुजन के बागी प्रत्याशी थे देवेंद्र सिंह जी और केवल लगभग 24,000 के आसपास उन्हें वोट मिले हैं। अच्छा वोट उन्हें मिले। जैसा कि आपने त्योंथर की बात की, तो अब त्योंथर की बात करते हैं। सिद्धार्थ तिवारी जो कि दिग्गज नेता स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी के पोते थे, वो कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन किए और हालांकि उनको बड़ी जीत भी मिली है। उसमें क्या कहेंगे आप, क्या समीकरण रहा? देखिए, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट, बड़ी अच्छा सवाल आपने किया कि क्या समीकरण अब रहेगा। सिद्धार्थ तिवारी ने जब चुनाव लड़ा, अपनी पार्टी छोड़ी, तो बहुत सारी अटकलें लगी। कोई कह रहा था कि ये गलत बात है, कोई कह रहा था कि उनके साथ अन्याय हुआ, लेकिन एक तबका और था जो ये कह रहा था कि अगर सिद्धार्थ तिवारी भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव हार जाते हैं तो इनकी राजनीति यहीं पर खत्म हो जाएगी। ये खूब लोगों ने कहा जी। और ये उनके शुभचिंतकों ने भी कहा। ये उनकी चिंता थी, ये कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं था, उनकी चिंता थी कि अगर चुनाव हार जाते हैं तो ऐसा भी हो सकता है, ना कांग्रेस से रहेंगे ना बीजेपी से रह पाएंगे। तो ये तो चिंता खत्म कर दी है सिद्धार्थ तिवारी ने। अच्छा खासा और बढ़िया जीत, 4,700 वोटों से उन्होंने 4,743 वोटों से उन्होंने चुनाव जीत लिया है। अब जिस तरह से वो विधानसभा में एंटर करते हैं, अभी उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जी से भेंट की है चुनाव जीतने के बाद, वो गंभीरता नजर आती है और ऐसा लगता है कि भविष्य में उनका राजनीतिक भविष्य, यहाँ से मतलब ये बता पाना कि भविष्य कैसा रहेगा ये तो मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की चिंताएं उनके शुभचिंतक कर रहे थे उसको उन्होंने खत्म कर दी है और वो उनका राजनीतिक करियर ठीक रहने वाला है। अमैया की बुझी हुई राजनीति को बिल्कुल ये तो कहा ही जा रहा था ना कि उनकी राजनीति खत्म हो रही है। तो सिद्धार्थ तिवारी ने एक बार फिर से अमैया का जो गढ़ था, एक किला था, उसे वो बचाने में सफल हुए हैं, भले ही पार्टी दूसरी हो। जी। अब बात करें सिरमौर की। सिरमौर में कहा जाता है कि ब्राह्मण प्रत्याशी बीडी पांडे जी ये कांग्रेस और बीजेपी को बहुत ही टक्कर दिए, लास्ट में दिव्यराज जी वहां से जीत हासिल कर लिए हैं। इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, सिरमौर विधानसभा सीट से दिव्यराज सिंह, पहले मैं जीते हुए प्रत्याशी से बात करूंगा 2013 के विधानसभा चुनाव में पहला चुनाव लड़ते हैं वो, अचानक से राजनीति में एंट्री होती है और वो चुनाव जीत जाते हैं। दूसरा चुनाव हुआ 2018 में, कहा गया कि राजा साहब की, युवराज की हालत बहुत पतली है, चुनाव हार जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 10,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीत गए। तीसरा चुनाव हुआ
कहा गया कि उनकी एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ बहुत ज्यादा है, इस बार वो किसी हालत में चुनाव नहीं जीतेंगे और इस बार वो 13,000 से अधिक मतों से चुनाव जीत जाते हैं और वो अब जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं और अब उन नेताओं में भी शुमार हो चुके हैं और युवा हैं, बहुत ज्यादा युवा हैं। तो इन एक अलग तरह टाइप के एक व्यक्तित्व के साथ वो अब सामने आए हैं संगठन के सामने। संगठन जब भी अब अपने मंत्रिमंडल में विस्तार करना चाहेगा या खुद कुछ नेताओं की पहचान करना चाहेगा, उसमें अलग से दिखेंगे देवराज सिंह, क्योंकि 3 बार के विधायक हो चुके हैं इतनी कम उम्र में, तो उन्हें पार्टी कुछ बड़ा कर सकती है। कहा यह जाता था कि राजा और रंग की लड़ाई है। हाँ, तो अब आते हैं इसमें राजनीति में। राजा रंग की लड़ाई थी, उनके सामने वीडी पांडे थे। वीडी पांडे बहुजन समाज पार्टी से थे। इतना तगड़ा उन्होंने चुनाव लड़ा, वो तो आपको वोट से ही पता चल जाएगा, क्योंकि दूसरे नंबर में लगभग 41,000 वोटों के साथ वो दूसरे नंबर पर रहे हैं और तीसरे नंबर पर रामगरीब बनवासी जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो रहे हैं। जो मुख्य लड़ाई थी, और आपने तो तमाम वहां कवर किया है सिरमौर में, मैं आपसे भी बात करता रहा था, तो वहां बीडी पांडे का वो एक तरफा माहौल बता रहे थे कुछ लोग, तो वो तो असर दिखा है ना। वो एक तरफा बताना मतलब वो ये बता रहे थे कि वो किसे वोट देंगे और किस पार्टी की लहर चल रही है। तो वीडी पांडे एक बहुजन समाज पार्टी से होते हुए भी बेहतरीन चुनाव उन्होंने लड़ा। पहला चुनाव था और पहले चुनाव में अगर इस तरह की वो सिटिंग एमएलए को, 2 बार के सिटिंग एमएलए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाले एमएलए को वो इतना टक्कर दे पाते हैं, तो ये उनकी एक नैतिक जीत है। ये मतलब चुनाव तो वो हार गए हैं, लेकिन बहुत कुछ उन्होंने जीत लिया है। एक नेता के तौर पर, एक मजबूत और स्थापित नेता के तौर पर वो अब सामने आए हैं। वही रामगरीब बनवासी की अगर बात करें तो जातिगत समीकरण भी वहां बहुत सारा असर पड़ा है। वहां पर जातिगत समीकरणों का, ब्राह्मण मतदाता रहे हैं, आदिवासी मतदाता प्रत्याशी चूंकि रहे हैं, क्षत्रिय समाज के प्रत्याशी रहे हैं, तो इसलिए वोट बैंकों में बहुत सारा विभक्तिकरण हुआ है, विभाजन हुआ है और फिर वहां पर भारतीय जनता पार्टी सामने आती है। उसके बहुत सारे कारण हैं, चाहे वो आप योजनाओं की बात ले लें, चाहे आप उनके संगठन की बात ले लें, हर वर्ग को लाभ देने की वो बात करते हैं, उन्हें लाभ जनता ने भी दे दिया है। तो राजा साहब की राजनीति बढ़ी है और वीडी पांडे एक अच्छे नेता के तौर पर, एक मजबूत नेता के तौर पर अब सामने उभर कर सामने आए। अच्छा, बात की जाए गुड़ विधानसभा की, जहां प्रमुखता से बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर मानी जा रही थी। नागेंद्र सिंह जी और कपिलध्वज सिंह जी की टक्कर मानी जा रही थी और वहां लहर भी चल रही थी कि इस बार कांग्रेस की लहर है, लेकिन लास्ट में समथिंग 2500 या 2400 वोटों से उन्होंने बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। क्या कहेंगे उसमें लास्ट में कैसे मोड़ ले लिया? कहा भी जाता है कि नागेंद्र सिंह जी 48 घंटे पहले चुनाव लड़ते हैं और वो राजनीतिक, यहाँ के राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। तो एक बार फिर से उन्होंने साबित कर दिया कि वो राजनीति के चाणक्य। 82 साल की उम्र में एक व्यक्ति को पार्टी टिकट देती है, जो पिछली बार ये घोषणा कर चुके थे कि 60 साल कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा, ऐसा उन्होंने घोषणा किया था कि ये हमारा आखिरी चुनाव है। मेरा उनका जो इंटरव्यू हुआ चुनाव से पहले, जब टिकट का बंटवारा नहीं हुआ था, टिकट वितरण नहीं हुआ था, तो मैंने उन नागेंद्र सिंह जी से सवाल पूछा था कि आपने पिछली बार मुख्यमंत्री के रहते हुए एक सभा में कहा था कि ये आखिरी चुनाव है, अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए, और बड़े हंसमुख व्यक्ति हैं और खिलखिला के हंसते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा था, ये बात अपनी जगह सही है, लेकिन अगर पार्टी को ये लगता है कि मैं ही एक बेहतर उम्मीदवार हो सकता हूं और पार्टी मुझे मैदान में उतारना चाहती है, तो मुझे पार्टी के जो भी दायित्व देगी मैं उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। नागेंद्र सिंह जी ने यह दिखा दिया, पार्टी से टिकट लेकर आए और टिकट में जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा, तमाम तरह की बातें चली, बहुत कम मार्जिन से ही, लगभग 2493 वोटों से वो चुनाव जीते हैं। लेकिन ज्वाइंट इनकम्बेंसी रही, उम्र का फैक्टर बताया गया कि अब उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, बाहरी भीतरी का भी मुद्दा, बाहरी भीतरी का खूब मुद्दा कांग्रेस की तरफ से उठाया गया, क्योंकि ये दूसरे विधानसभा क्षेत्र के हैं, इनका घर जो है वो मनगमा विधानसभा क्षेत्र में है। लेकिन ये सब फैक्टर काम नहीं आए और 2493 लगभग 2500 वोटों से वो चुनाव जीत गए। कुंवर कपिलध्वज सिंह जो लगातार अलग अलग पार्टियों से चुनावी मैदान पर रहे थे, पहली बार उन्होंने निर्दलीय शायद चुनाव लड़ा था, दूसरी बार समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा था और दूसरे नंबर पर रहे थे, तो इस बार उनका भी दावा खूब मजबूत था,
क्योंकि 2 बार वो चुनाव हार चुके थे, लेकिन जब बीच में चुनाव चल रहा था तो कई पुरानी बातें उभर कर सामने आई। बाहुबली की छवि, एक बाहुबली की छवि जिसको भारतीय जनता पार्टी ने उस हथियार के तौर पर यूज किया कि प्रहार किया उनके ऊपर, और वो बाहुबली की छवि मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसानदेह, पत्रकार वार्ता करके ये छवि को उभारा गया था, तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए ठीक समीकरण नहीं बैठा। वोट उन्होंने अच्छे प्राप्त किए हैं, वो पिछली बार भी अच्छे ही उनको वोट मिले थे और दूसरे नंबर पर रहे थे। इस बार लगा था कि वो चुनाव जीत जाएंगे पार्टी के टिकट के साथ, लेकिन वो चुनाव जीतने में सफल नहीं हुए। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, वो मंथन कर भी रहे होंगे। चलिए अब आते हैं चाचा और भतीजे की लड़ाई में, जिसको कहा जाता था कि देवतला से चाचा और भतीजे की लड़ाई है। वहीं सीमा जयवीर ने समाजवादी पार्टी से लड़के इनका समीकरण बिगाड़ दिया है। क्या कहेंगे इसमें, क्या कुछ फैक्टर्स रहे? देखिए, सीमा जयवीर सिंह जी की जो आप बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी से समीकरण बिगाड़ दिया है जी, तो उनको खुद को वोट उतने ज्यादा नहीं मिले हैं। समीकरण बिगाड़ा है ये मैं नहीं कहूंगा। चाचा भतीजे की जो बात है, माननीय विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, उनको माननीय जी भी बोलते हैं वहां के स्थानीय लोग, उनके सामने उनके भतीजे, और उनसे पत्रकारों ने ये प्रश्न किया था तो उन्होंने कहा था कि हमारे भतीजे से हमारी लड़ाई नहीं, हमारी कांग्रेस पार्टी से लड़ाई है। ये तो एक जिम्मेदार नेता और एक अनुभवी नेता का ये बयान हो सकता है, और यही होना चाहिए कि मेरी लड़ाई मेरे भतीजे से नहीं है, कांग्रेस पार्टी से है, क्योंकि उनको परिवार भी तो देखना है। गिरीश गौतम जी पिछला चुनाव 1000 वोटों से वो लगभग जीते थे जी, और कहा जा रहा था कि उनका कार्यकाल ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने जीत का पंच लगा दिया है। पहली बार मनगांव विधानसभा से चुनाव जीते थे 28,000 वोटों से, और उस समय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी को चुनाव हराया था। बहुत संघर्ष के बाद वो चुनाव जीते थे, हारते गए, तब उन्होंने चुनाव जीता था। इस बार अपने भतीजों को जब चुनाव लड़ाया तो कांग्रेस को यह लगा था कि अगर मैं इनके भतीजे को टिकट देता हूं तो कहीं ना कहीं एक लोगों के मन में एक सिंपैथी का भाव होगा कि इतने साल से चाचा रह लिए हैं, अब भतीजे को देना चाहिए। और कुछ उनकी ये भी छवि थी, उनके बेटे का एक ऑडियो वायरल हुआ था कि ये विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद इनके अंदर थोड़ी सी अहंकार की भावना, दंभ की भावना भी आ चुकी है इनके परिवार के अंदर, तो उसका फायदा भी लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में बगावत हुई, सीमा जयवीर सिंह ने पार्टी छोड़ी। सीमा जयवीर सिंह समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े, उन्होंने अच्छी मेहनत की थी, तो उसका असर कांग्रेस को पड़ा। स्थानीय संगठन उतना बेहतर मुझे नहीं दिखा जैसे कि होना चाहिए था, और बहुजन समाज पार्टी का बहुत तेजी से आगे आना फिर भी, और यही कारण बना कि जो गिरीश गौतम पिछला चुनाव 1000 से जीते थे, वो गिरीश गौतम इस बार का चुनाव 24,000 के एक बड़े अंतर से उन्होंने चुनाव जीता और लोगों को भौचक्का कर दिया। क्योंकि बहुत सारी जगह ये कहा जा रहा था कि उनकी स्थिति भी इस बार ठीक नहीं, एंटी इनकम्बेंसी जैसी बातें कही जा रही थी। लेकिन ये चुनाव, कांग्रेस का ये दांव, चाचा भतीजा वाला दांव कांग्रेस के लिए भारी पड़ गया, मैं ये कहना चाहूंगा। अब बात करें मऊगंज की, जो नया जिला बना था, मऊगंज में कहा जाता था कि इस बार बाहरी और भीतरी का भी मुद्दा उठा, और तमाम प्रदीप पटेल जो वहाँ के स्टैंडिंग विधायक हैं, उनकी तमाम आलोचनाएं हुई। एक जो राम की बुक उन्होंने कुछ प्रकाशित वगैरह किया था, उसका भी मुद्दा उठाया गया, और तमाम ऐसे मुद्दे उनके खिलाफ उठाए गए। फिर भी लास्ट में जीत उन्हीं की हुई। क्या कहेंगे इसमें आप? चुनाव टिकट मिलने के पहले और टिकट मिलने के बाद जिस तरह से विरोध प्रदीप पटेल का भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था, खुद किया था, भोपाल पहुंचे थे, भोपाल तक पहुंचे थे और कहा था कि प्रत्याशी बदलिए, ये प्रत्याशी नहीं चलेगा जी। लेकिन प्रदीप पटेल चुनाव फिर जीत गए 9,000 या 7,000 वोटों से। सुखेंद्र सिंह बन्ना वहां का एक चेहरा थे कांग्रेस का, और कांग्रेस पार्टी के लोगों से जब भी बात की जाती थी इस चुनाव के दौरान, वो यही कहते थे। मैं जब ये पूछता था कि कितनी सीटें हैं आपकी, तो जो भी अपना आंकड़ा वो बताते थे कि 2, 3, 4, 5, तो उनमें से पहली जो मजबूत सीट बताते थे वो मऊगंज बताते थे, और कहते थे कि मऊगंज हमारी निकली हुई सीट है। क्योंकि सुखेंद्र सिंह बन्ना जिस तरह से ने 5 साल फील्ड में काम किया है, बहुत मजबूत नेता के तौर पर वो सामने आए थे। सुखेंद्र सिंह बन्ना के चुनाव हारने का बहुत सारे कांग्रेसियों को आज भी दुख है कि वो इतना मेहनत करके उन्होंने चुनाव हारा है जी। तो ये कारण रहा, और कहीं ना कहीं जो जिला बनने का जो श्रेय रहा, तो चुनाव के वोटिंग के बाद तो ये लगता है कि जनता ने बीजेपी को मिला। लाडली बहना का फैक्टर बना, लाडली बहना के फैक्टर की मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि उन्हीं के एक बहुत करीबी
नेता कार्यकर्ता समर्थक से बात हो रही थी हमारी, तो उन्होंने कहा था कि जो भी लाडली बहना के फैक्टर को कम कर सकेगा वही चुनाव जीत जाएगा। तो इसका मतलब है कि उन्हें भी डर था पहले से भी कि लाडली बहना कहीं ना कहीं हमारा नुकसान कर सकती हैं, और उन्होंने वो नुकसान कर दिया जो उनके संघर्ष पर हावी पड़ा, और प्रदीप पटेल एक बार फिर से चुनाव जीतने में सफल रहे। और कुछ चीजें ये भी कही जाती हैं, अगर सुखेंद्र सिंह मन्ना के मैं माइनस पॉइंट की बात करूं तो उनके लिए ये भी है कि एक उनके साथ जो रहते हैं कुछ असामाजिक तत्वों के साथ वाले सुखेंद्र सिंह मन्ना है, वहां पर उनकी छवि धूमिल कर दी। ये वाली छवि जो है ना, ऐसी कुछ छवि गढ़ी गई या है, लेकिन ये भी वहां एक फैक्टर बना। और जो सामान्य मतदाता है, जो आम शहरी है, आम ग्रामीण है, वो ऐसी छवि को उन्होंने नकार दिया, और यही कारण है कि प्रदीप पटेल को एज मिला है। क्योंकि शुरू में टिकट के पहले और बाद में भी उनकी एक ऐसी हवा चली थी कि बन्ना जी बन्ना जी बन्ना जी ही जीतेंगे। हाँ, सोशल मीडिया में अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया में तो बन्ना जी कई हजार वोटों से आगे हैं अभी भी। जी, चलिए बात करते हैं, क्योंकि बीजेपी मनीगांव विधानसभा, मनीगांव विधानसभा में बीजेपी ने एक नए चेहरा उतारा था। हालांकि वो पहले कांग्रेस में थे, नरेंद्र प्रजापति जी, और वो 32,000 मतों से रीवा और मऊगंज जिले की सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले प्रत्याशी हैं। बबीता साकेत जो कांग्रेस प्रत्याशी थी, उनको हराया है। क्या फैक्टर इसमें? वहां भी क्योंकि लग रहा था कि बबीता साकेत आगे हैं और जीतेंगे भी, उनकी लहर चल रही थी, एंटी इनकम्बेंसी और बदलाव की लहर मनीगांव में थी, लेकिन लास्ट 32,000 मतों से उन्होंने पराजित कर दिया बबीता साकेत। मनगांव विधानसभा सीट सबसे ज्यादा मार्जिन से जीती जाने वाली सीट है, और मनगांव विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां सबसे कम वोट पड़े हैं पूरे 8 विधानसभा सीटों में से। मनगांव विधानसभा सीट एकमात्र आरक्षित सीट है पूरे रीवा और मऊगंज जिले की। जी, यहाँ हार और जीत का कारण सबसे बड़ा यह है कि कोई भी नया प्रत्याशी किसी भी स्थापित कांग्रेस नेता को ऐसे इतने बड़े मार्जिन से कैसे चुनाव हरा सकता है। क्योंकि कहा क्षेत्र में जाता था, हम क्षेत्र में भी वहां गए तो नरेंद्र प्रजापति को बाई फेस कोई वहां जानता भी कोई नहीं जानता था। नरेंद्र प्रजापति एक ऐसे नेता, इतने सामान्य नेता हैं कि वो मोटरसाइकिल से लेकर अपनी 100 सीसी की एक मोटरसाइकिल, ब्रांड का मुझे याद नहीं है, वो लेकर घुमा करते थे और लोगों से मुलाकात करते थे, सेल्फी लेते थे खुद से, और वही सेल्फी वो फेसबुक पे पोस्ट करते थे कि आज फलाने गांव में जाकर इनसे मिला। इस कदर के वो सामान्य नेता हैं। जब उन्हें टिकट मिल गई थी तो अपना फॉर्म भरने अपनी टिकट फॉर्म लेने, नामांकन का फॉर्म लेने मोटरसाइकिल से पहुंचे थे कलेक्ट्रेट कार्यालय। इतने सामान्य नेता है। उनका चेहरा बहुत सारे लोग, आज भी बहुत सारे लोगों को नहीं, मनगांव के मतदाताओं को नहीं पता होगा कि हमारा नेता किस तरह का है, अगर वो वहां से नहीं गुजरे होंगे तो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इतना मजबूत संगठन है वहां पर, और भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लाभ, और एक आरक्षित सीट है, चूंकि ये सामान्य बाहुल्य क्षेत्र है, ये हमारा जो इलाका है, इसलिए यहाँ पर उस तेजी से मतदान में उत्साह भी नहीं दिखा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे कम मतदान हुआ है, मनीगांव में पड़ा 62% या 61% के आसपास यहाँ पर मतदान हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वो गढ़ है, और वहां से कोई भी अगर चुनाव लड़ता तो वो चुनाव जीतता। लाख कोशिश की कांग्रेस ने कि वो चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन उन्हें चुनाव जीतने में सफलता नहीं, क्योंकि पंचूलाल प्रजापति जो यहाँ के स्टैंडिंग विधायक थे, उनका टिकट जब कटा तो लग रहा था कि कयास लगाए जा रहे थे कि इनका ये विरोध करेंगे। हालांकि फॉर्म भी डाल दिए थे, नामांकन भी दाखिल कर दिए थे। हाँ, इसीलिए कांग्रेस थोड़ा ज्यादा उत्साहित थी कि अगर पंचूलाल भी विरोध करते हैं। हालांकि पंचूलाल अगर विरोध करते भी तो उतना असर कोई नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पर पंचूलाल प्रजापति को वोट नहीं मिल रहा था, वहां भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल रहा था, और बीजेपी को वोट इस बार भी मिला है, और यही कारण है कि उनकी जीत का मार्जिन इतना बड़ा है। तो चलिए, तमाम रीवा और मऊगंज जो जिला है उसमें तमाम 8 विधानसभा वार हमने अभिषेक भैया से बात की, क्योंकि ये भी फील्ड पे जाते थे और लोगों की राय जानते थे, लोगों के अंदर मन में क्या है उनके मन की बात जानने का प्रयास करते थे। हमारी ये चर्चा आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक करिए आप हमारा इंतजार। धन्यवाद।